ईडी इतनी रकम की बरामदगी करती है कि लगता है कि आधा समय तो उसके अधिकारियों का इन नोटों की गिनती में ही लग जाता होगा। हाल ही में पार्थ चटर्जी के मामले में यह सामने आया। बहरहाल इतनी बड़ी रकम जब्त करने के बाद ईडी इसका क्या करती है? क्या यह सरकारी खजाने में जाता है? अगर जाता है तो कब? नोटों के अंबार पर ईडी कुछ इसी तरह अपना सिग्नेचर छोड़ती है। मामला कोई भी हो, आरोपी कोई भी हो, नोट मिलेंगे तो ईडी अपनी पहचान छोड़ेगी। 13 घंटे 8 बैंक कर्मचारी, 4 कैश काउंटिंग मशीन लगी, तब जाकर ईडी को पता चला कि अर्पिता मुखर्जी के पास से कितनी अवैध दौलत बरामद की गई। लेकिन बेशुमार दौलत जो ईडी रिकवर करती है, उसका क्या होता है? जो संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय अटैच करता है, क्या वो फौरन सील कर दी जाती है? छापेमारी में जो डॉक्यूमेंट्स, कैश या सोने चांदी के गहने जब्त होते हैं, सबसे पहले उनका पंचनामा तैयार किया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर उस पर साइन करता है। पंचनामे में 2 स्वतंत्र गवाहों के साइन भी लिए जाते हैं। साथ ही आरोपी का भी हस्ताक्षर लिया जाता है। जब जब्त कैश का पंचनामा तैयार करते हैं तो उसमें कैश को लेकर पूरी जानकारी होती है कि कितना कैश बरामद हुआ। 200, 500, 2000 के कितने नोट थे। अगर नोटों पर किसी तरह के निशान होते हैं तो ईडी उनको सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है, जिसे बाद में अदालत में पेश किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय बाकी कैश को आरबीआई या एसबीआई में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देता है। ये जो प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केसेस में अटैच करता है, इनिशियली जो पीएमएलए एक्ट था उसमें एक ही प्रोविजन था कि जब कन्विक्शन हो जाएगा केस में तो ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट हो जाएगी। लेकिन फिर डिफिकल्टी देखी गई कि विक्टिम का क्या होगा। फॉर एग्जांपल बैंक फ्रॉड हुआ, हाउ द बैंक विल गेट इट्स मनी बैक। या पोंजी स्कीम है, हजारों लोगों को किसी ने चीट किया है, वो गरीब लोगों को कंपनसेशन कैसे मिलेगा। तो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि जो कन्विक्शन के बाद जो है इन लोगों को कंपनसेट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। फिर ये देखा गया कि क्योंकि रिजल्ट कोर्ट का लेट आता है, टाइम लग जाता है, तो फिर एक और अमेंडमेंट किया गया था कि ड्यूरिंग द ट्रायल स्टेज आल्सो कोर्ट विक्टिम को कंपनसेट कर सकता है। तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अटैच होते हैं वो नंबर 1 विक्टिम को कंपनसेशन हो सकता है उनसे, और होता भी है। जैसे बैंक्स को मैंने बताया कि विजय माल्या केस में कंपनसेशन हुआ उनका। सेकेंडली वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट हो जाती है जो बची हुई रहती है। अगर ईडी की रेड में गहने बरामद होते हैं, जैसे कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी वाले मामले में भी हुआ, तो उसे उसका भी पंचनामा तैयार करना होता है। इस बात की पूरी जानकारी दर्ज की जाती है कि कितना सोना, चांदी और दूसरे जेवरात बरामद किए गए। उनकी कीमत का ब्यौरा लिखा जाता है। ईडी पंचनामा तैयार करने के बाद उसे सरकारी मालखाने में जमा करा देती है। ईडी के पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। जब ईडी किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। ईडी पीएमएलए के तहत 6 महीने तक ही किसी की संपत्ति को अटैच कर सकती है। इस दौरान ईडी को अदालत में अटैच प्रॉपर्टी को अवैध साबित करना होता है। अगर ईडी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती तो 180 दिन बाद संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाती है। वहीं अगर ईडी 180 दिनों में संपत्ति को अवैध साबित करने में कामयाब हो जाती है तो इस पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है। ईडी उस केस को कोर्ट में भी भेजती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिसका एक क्रिमिनल ट्रायल होता है, और क्रिमिनल ट्रायल होने के बाद डिसीजन होने के बाद वो प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट हो जाती है। ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जो है। ईडी अगर कोई गाड़ी जब्त करती है तो उसको सेंट्रल वेयर हाउसिंग की वर्कशॉप भेजती है। केस कई साल तक खींचते हैं तो ईडी को ही गाड़ी की पार्किंग देनी पड़ती है। गाड़ियां पड़े पड़े खराब हो जाती हैं।